हाँ जी भाई सब गुड इवनिंग। कैसा आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फाइनली एक बार फिर से समय हो चुका है हमारे धमाकेदार साइंस के क्लास का। चलिए फटाफट आप लोग क्लास पे आ जाइए। और ये जो क्लास है ये हमारे साइंस का पार्ट 5 है और केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। तो केमिस्ट्री के एक बार फिर से कुछ बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। वैसे पहले पार्ट में केमिस्ट्री के तो मतलब मजा ही आ गया था, और आज जो है कहीं उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने साइंस के इस टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज को। पढ़ें वही जो एग्जाम में आए। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो एक चीज बताओ कि आपने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया? अगर अभी तक नहीं किया तो इंतजार किस बात का आप कर रहे हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि अनअकैडमी प्रेजेंट में इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो आपकी स्टडी में आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर बन सकता है, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स की या फिर नेवी की। और साथ में आपको मदद कर सकता है कि आप 1000 टॉप एस्पिरेंट्स के बीच जो है कंप्लीट करके अकेला बेहतर खड़ा होकर के दिखा सकते हैं। और साथ में यहाँ पे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज मिल जाते हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिल जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेज होती हैं रोज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और पीडीएफ मिलते हैं। और साथ में देखिए आपके जो डेस्टिनेशन है एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, उसमें आपको डेली फ्री लाइव टेस्ट मिल सकता है। साथ में 1000 प्लस फ्री स्पेशल क्लासेस चलती हैं, इस पे एसएसबी प्रिपरेशन कराया जाता है, डाउट क्लियरिंग सेशंस चलते हैं, आपके जो है प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिलता है, सब कुछ मतलब स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज चलते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और साथ में आप देख सकते हैं इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं आपके एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के लिए। तो आप नाम भी यहाँ पे पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। और साथ में देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो जो आपके कोर्सेज चलते हैं वो बाइलिंगुअल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलते हैं, ठीक है। और प्रत्येक हफ्ते में प्रत्येक मंडे को, यानी जो है रोज हर एक मंडे को एक नया बैच शुरू किया जाता है एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के लिए। मतलब हफ्ते में रोज जो है एक नया बैच शुरू होता है। आप सोच सकते हैं कि उस बैच कोर्स का जो है ड्यूरेशन 3 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी, 12 महीने भी। और वहाँ पे जो टॉप एजुकेटर हैं उनकी तैयारी कराने का जो वो एक्सपीरियंस है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। 10-10 साल, 12-12 साल का एक्सपीरियंस लिए बैठे हैं ये लोग टॉप एजुकेटर, ठीक है। तो आपको देर बिल्कुल भी नहीं करना है। आज ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अनअकैडमी ऐप का, जाइए अपने आप को अनअकैडमी पर रजिस्टर करिए इंस्टॉल करके। और हाँ, रेफरल कोड में स्टैंड अप क्लासेस जरूर यूज कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी स्पेशल क्लासेस चलती हैं उसे आप बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट देख पाएंगे रेफरल कोड यूज करने के बाद। और साथ में जब कभी भी आप प्लस कोर्सेज बाई करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको यही रेफरल कोड यूज करना है। आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है, स्टैंड अप क्लासेस। तो चलिए देर ना करते हुए जाइए फटाफट अपने आप को ज्वाइन करिए वहां पे और अपनी तैयारी बेहतर करनी शुरू कर दीजिए। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो आज का हमारे इस क्लास का जो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया है केमिस्ट्री का, वो है कि इन विच टाइप ऑफ कोयल परसेंटेज ऑफ कार्बन इज द हाईएस्ट। कह रहा है कि किस प्रकार के कोयले में जो कार्बन का प्रतिशत होता है सबसे हाईएस्ट होता है, सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए पीट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी लिग्नाइट में, ऑप्शन नंबर सी बिटुमिनस में, ऑप्शन नंबर डी एंथ्रेसाइट में, ठीक है। तो जरा आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि किस प्रकार के कोयले में जो कार्बन का प्रतिशत होता है वो सबसे अधिक होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार आ चुका है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, जो कोयले का रूप एंथ्रेसाइड है ना, ठीक है, एंथ्रेसाइड में जितने भी रूप होते हैं कोयले में, सबसे अधिक मात्रा में कार्बन किस में पाया जाता है? एंथ्रेसाइड में, ठीक है। याद कर लीजिए किसमें? एंथ्रेसाइड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 30 डिग्री सेल्सियस विच 3 मेटल्स आर ऑल लिक्विड। पूछ रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस पे इनमें से कौन से 3 मेटल जो है रूम टेम्परेचर पे तीनों के लिक्विड होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मरकरी, ठीक है, फिर आयरन, उसके बाद जिंक, उसके बाद दिया गया है मरकरी, फिर उसके बाद क्या दिया गया है? मरकरी के बाद टिन, उसके बाद पीवी यानी लीड, फिर उसके बाद दिया गया है जिंक, लीड और टिन, फिर उसके बाद दिया गया है मरकरी, गैलियम और सीजियम। तो सबसे पहले तो एक चीज देख लीजिए, जो जिस ऑप्शन में मरकरी रहेगा वही सही होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो मरकरी है वो परमानेंटली रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड ही होता है, ठीक है। तो मरकरी तो आपका एक हो गया। दूसरा मैं आपको बता दूं, जो गैलियम होता है वो भी 30 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में ही होता है, ठीक है। और सीजियम भी 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मरकरी, गैलियम और सीजियम जो है 30 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर पे तीनों के तीनों लिक्विड फॉर्म में होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील कंटेंस। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या पाया जाता है, जरा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। किन किन चीजों से मिलकर स्टेनलेस स्टील बनता है? सबसे पहले आयरन, क्रोमियम, ठीक है, और क्या है? निकल। फिर उसके बाद क्या है? आयरन, निकल और कॉपर। फिर उसके बाद है आयरन, ठीक है, आयरन, क्रोमियम और कॉपर। फिर उसके बाद है आयरन,
उसके बाद है कार्बन, उसके बाद है निकल। ठीक है, तो किन 3 चीज़ों से मिलकर के आपका स्टेनलेस स्टील बनता है, जरा बताइए आप सभी लोग। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो स्टेनलेस स्टील है, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि आयरन के साथ में क्रोमियम पड़ता है। जो 2 चीज़ें तो कंफर्म हो गई, और एक जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है निकल। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें जो आयरन का मात्रा होता है वो सबसे अधिक होता है, 75 से लेकर के 90% तक। ठीक है, 75 से 90% तक जो है आयरन की मात्रा होती है। उसके बाद जितना हो सके उतना क्रोमियम और निकल होता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जिस स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की मात्रा अधिक होगी, ठीक है, आयरन के साथ में जिस स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की मात्रा अधिक होगी उसमें जंग लगने के चांसेस बहुत ही कम होंगे, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन डिफ्यूजन को रोकता है सरफेस से। क्रोमियम क्या करता है स्टेनलेस स्टील में, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, कोटिंग किया जाता है क्रोमियम का, क्योंकि वो क्या करता है ऑक्सीजन डिफ्यूजन को सरफेस से नीचे से रोकता है, ताकि स्टेनलेस स्टील में जंग ना लग पाए। भाई कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, हमेशा जब कभी भी आप स्टेनलेस स्टील कोई भी बर्तन खरीदे स्टेनलेस स्टील का, तो उसमें चेक करिए कि उसमें क्रोमियम की मात्रा अधिक है कि नहीं। यदि क्रोमियम की मात्रा कम होगी तो उसमें जंग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और किसी भी स्टेनलेस स्टील में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, आयरन की होती है। कितनी, 75 से लेकर के 90% तक। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील किसका कंटेंट्स होता है, आयरन, क्रोमियम और निकल का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे देख लीजिएगा, द गैस इज कॉमनली यूज्ड इन एनेस्थीसिया। देखिए कह रहा है कि एनेस्थीसिया में किस गैस का इस्तेमाल, एनेस्थीसिया क्या है, एक प्रकार की जो है इसको आदमियों को बेहोश करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, बेहोशी के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है ऑपरेशन वगैरह के टाइम पे। ठीक है, तो एनेस्थीसिया में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए मीथेन का, मीथेन तो होगा नहीं भाई, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं जो एनेस्थीसिया है ये तो बेहद आसान है। एनेस्थीसिया में नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है एनेस्थीसिया में। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड इन फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स में। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब्स में आपको भी पता है कि गैस भरा जाता है, तो कौन सा गैस भरा जाता है जरा बताइए। ऑप्शन नंबर ए नियॉन होता है, या फिर आर्गन होता है, या फिर रेडॉन होता है, सॉरी रेडॉन होता है, या फिर क्रिप्टॉन होता है, कौन सा होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक बल्ब्स में जो है आर्गन भरा जाता है, आर्गन गैस भरा जाता है। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो ये जलने में बहुत ही इंटेंसिवली जलते हैं ये। ठीक है, बहुत ही आसानी से जल जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये क्या करते हैं, ये ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो जैसे चमकते ज़्यादा लाइट जो है प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ज़्यादा चमकीले लाइट प्रोड्यूस करते हैं आर्गन, इसीलिए आर्गन का इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिक बल्ब्स में भरने के लिए किया जाता है। सबसे पहले ये बहुत ही इंटेंसिवली जलते हैं। ठीक है, और दूसरा ये बहुत अधिक मात्रा में लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आर्गन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब्स में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ मेटलॉइड्स। बेहद आसान है, देख लीजिएगा। पूछ रहा है इनमें से कौन सा एलिमेंट मेटलॉइड्स है, बेहद आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला क्या दिया गया है, फास्फोरस, अगला है एल्यूमिनियम, तीसरा क्या है आर्सेनिक है, उसके बाद क्या है पोलोनियम। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा मेटलॉइड्स के कैटेगरी में आता है, कौन सा मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आता है, फास्फोरस या फिर एल्युमिनियम या फिर जो है आर्सेनिक या फिर पोलोनियम। तो एक चीज़ बताइए, मेटलॉइड्स का जो है परिभाषा क्या है। मेटलॉइड्स हम उन्हीं जो है एलिमेंट्स को कहते हैं जिनमें मेटल्स के भी गुण हो और नॉन मेटल्स के भी गुण हो। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, जिनमें कुछ गुण मेटल्स के भी हों और कुछ गुण नॉन मेटल्स के भी हों, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। तो ऐसे में जो आर्सेनिक होता है वो एक प्रकार का क्या है, मेटलॉइड्स है। ठीक है, याद कर लीजिएगा क्या चीज़, आर्सेनिक, यानी हमारा जो तीसरा वाला है AS, यही सही हो जाएगा। आर्सेनिक क्या है, मेटलॉइड्स है। फास्फोरस तो मेटलॉइड्स है नहीं भाई, एल्युमिनियम भी जो है मेटलॉइड्स नहीं है, और पोलोनियम भी जो है मेटलॉइड्स नहीं है, याद कर लीजिएगा। क्या है, आर्सेनिक एक प्रकार का मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनमें मेटल का भी गुण हो और नॉन मेटल का भी गुण हो। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और ये देखिए ऐसे बीच से ये जाते हैं, उनका देखे होंगे ऐसे बीच से ऐसे होता है, जब आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल आप देखे होंगे। ठीक ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आकर्स इन दी नेचर इन फ्री स्टेट। कह रहा है कि इनमें से कौन सा मेटल जो है नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है। देखिए यदि अर्थ क्रस्ट में पूछता है फ्री स्टेट में, तो आपका वो एल्युमिनियम हो जाता है, लेकिन यदि नेचर में पूछ रहा है फ्री स्टेट में तो वो आपका गोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो गोल्ड याद कर लीजिएगा, हमेशा क्या होता है फ्री स्टेट में नेचर में पाया जाता है, कौन सा, गोल्ड यानी सोना। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो देख लीजिएगा यहाँ पे जो मैंने कहा है एल्युमिनियम ना, ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, याद कर लीजिएगा फ्री स्टेट में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज द रेयरेस्ट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट ऑफ अर्थ। पूछ रहा है कि पृथ्वी का सबसे नेचुरली रेयरेस्ट है ये, ठीक है, सबसे बहुत ही कठिनाई से ये नेचुरली रूप में जो है आकर होता है, मिलता है, ये कौन सा एलिमेंट है जो पृथ्वी पे पाया जाता है बहुत ही रेयरेस्ट रूप में, बहुत ही कठिनाई से, दिक्कत से नेचुरली ऑकरिंग होता है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपका गोल्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है एंटीमोनी, ऑप्शन नंबर सी है जर्मेनियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एस्टेटाइन, ठीक है। तो कौन सा है, तो वो है आपका एस्टेटाइन, क्योंकि देखिए एस्टेटाइन जो है ना ये बहुत ही हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है, ये एक प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये बहुत रेयरेस्ट रूप में नेचुरली ऑकरिंग होता है अर्थ पे, ठीक है। इसका याद कर लीजिएगा क्या, एस्टेटाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द मेटल कंपाउंड कॉमनली फाउंड इन दिस सिंदूर और कुमकुम इज बेस्ड ऑन। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले कह रहा है कि एक चीज बताइए, किस मेटल का कंपाउंड हमें कंपाउंड जो है सिंदूर या फिर कुमकुम में हमें देखने को मिलता है। तो एक चीज बताइए, सिंदूर का फार्मूला क्या होता है, आपको याद होगा, सिंदूर को बोलते हैं Pb3O4। क्या होता है, Pb3O4, ठीक है। और ये इसको कॉमनली यदि बोला जाए तो इसे हम लोग रेड लिड बोलते हैं, क्या, लाल लिड बोलते हैं, ठीक है। और ये किससे बनता है, रेड लिड, ये बनता है सिनाबार से, ठीक है। किससे बनता है, सिनाबर से। तो सिनाबर से बनता है Pb3O4, ठीक है। सिंदूर का फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, रेड लिड से बनता है सिंदूर, ठीक है। अब देखिएगा ये जो केमिकल होता है, ठीक है, ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। अब समझ लीजिए कि कितना नुकसानदेह होता है। इसलिए जो 100% जो आपका सिंदूर होता है वो 100% प्योर नहीं होता है। जो सिंदूर महिलाएं यूज करती हैं वो 100% प्योर नहीं होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत जो है मिक्सचर कुमकुम का भी होता है और थोड़ी सी मात्रा में जो है सिंदूर होता है, यानी Pb3O4 होता है, यानी रेड लीड होता है, ठीक है, जो सिनाबार से बनता है। अब देखिएगा जो आपका कुमकुम है ना, ये एक प्रकार का नेचुरल मटेरियल है, ठीक है। क्या है, नेचुरल मटेरियल है जिसमें 95% हल्दी होता है, ठीक है, और नियर अबाउट 5% लाइम स्टोन होता है, ठीक है। तो जो सिंदूर महिलाएं यूज करती हैं, ठीक है, वो कुमकुम और सिंदूर दोनों को मिला के बनता है, रेड लीड और कुमकुम दोनों को मिला के बनता है सिंदूर, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो इनमें एक चीज बताइए, सिंदूर में कौन सा जो है मेटल कंपाउंड पाया जाता है, लीड होता है भाई, कौन सा, लीड होता है, Pb3O4, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच एमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है, या फिर मेटल, सॉरी, pollutants the air of a city having larger number of automobiles। कह रहा है कि एक चीज बताइए, किसी शहर में यानी बहुत ही मात्रा में ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियां हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन सा मेटल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है उस शहर में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाने में। ऑप्शन नंबर ए है कैडमियम, ऑप्शन नंबर बी है लीड, ऑप्शन नंबर सी है क्रोमियम और ऑप्शन नंबर डी है निकल। तो अब मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए, एक आपका केमिकल होता है, ठीक है, एक समझ लीजिए एलिमेंट होता है या फिर कंपाउंड कह लीजिए एक प्रकार का, ठीक है, उसको बोलते हैं टेट्रा एथिल लीड। क्या बोलते हैं, टेट्रा एथिल लीड। उसका फार्मूला होता है, नोट कर लीजिएगा, C2H5, ठीक है, पावर 4 एटम और Pb होता है, ठीक है। तो स्पेशली इसमें लीड पाया जाता है, तो लीड का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, टेट्रा एथिल लीड का इस्तेमाल एज ए एंटी नॉक कंपाउंड के रूप में किया जाता है। और ये क्या करता है, ये जो पेट्रोल है ना उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए इसको पेट्रोल में मिलाया जाता है। क्या नाम है इसका, टेट्रा एथिल लीड, C2H5 4 एटम, पावर 4 एटम, ठीक है, होल पावर 4 एटम, Pb, ठीक है। तो इज यूज्ड एन एंटी क्लॉक कंपाउंड के रूप में इसका यूज किया जाता है। और ये क्या करता है, इसको पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है, पेट्रोल की क्वालिटी को और भी जो है इंप्रूव करने के लिए। तो अब एक चीज बताइए, जब ये पेट्रोल के साथ में आपके गाड़ी के इंजन में जाएगा, ठीक है, तो क्या वो जब जिस गाड़ी में लीड जाएगा Pb जाएगा, ठीक है, तो वो क्या गाड़ी वो सुरक्षित रहेगी, बिल्कुल नहीं। जो वो पॉल्यूशन गाड़ी से निकलेगा वो सीधे क्या होगा, आपकी सिटी को पॉल्यूट करेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें लीड जा रहा है, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन सा होता है, लीड होता है, ठीक है। तो वो मेनली कौन सा है, लीड एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, लीड है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये तो बेहद आसान है। पूछ रहा है कि इन चारों एलिमेंट्स में से
कौन सा एक रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है? मरकरी होता है भाई। इतना आसान नहीं जानेंगे, एग्जाम में हजारों बार आ चुका है, तो क्या जानेंगे आप? ठीक है, बचपन से कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन सीमेंट में इनमें से कौन सा नहीं होता? भाई सीमेंट में क्ले का भी इस्तेमाल किया जाता है, एल्यूमिनिया भी होता है, ठीक है, एल्यूमिना, और साथ में जिप्सम भी होता है, जिप्सम भी होता है। ठीक है, क्ले होता है, एल्यूमिना होता है, जिप्सम भी होता है, लेकिन एलम नहीं होता है। एलम मतलब फिटकरी होता है। फिटकरी का इस्तेमाल सीमेंट में क्यों किया जाएगा? क्या इस्तेमाल है? ठीक है, तो एलम का इस्तेमाल जो है सीमेंट में नहीं किया जाता है, याद कर लीजिएगा। फिटकरी का इस्तेमाल जो है सीमेंट में नहीं होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता है। जिप्सम होता है, एल्यूमिना होता है और क्ले होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लास इज यूज्ड इन बुलेट प्रूफ स्क्रीन्स? जो बुलेट प्रूफ स्क्रीन्स बनाए जाते हैं, इनमें से किस ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है बुलेट प्रूफ स्क्रीन बनाने के लिए? ऑप्शन नंबर ए सोडा ग्लास, ऑप्शन नंबर बी पायरेक्स ग्लास, ऑप्शन नंबर सी जीना ग्लास, या फिर ऑप्शन नंबर डी रेनफोर्स्ड ग्लास। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो बुलेट प्रूफ स्क्रीन्स बनाए जाते हैं उसमें हम लोग रेनफोर्स्ड ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका? रेनफोर्स्ड ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन स्टोमच प्रोड्यूसेस एसिड एक्स विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। एसिड एक्स इज कह रहा है कि जो ह्यूमन का स्टोमच है, पेट है, वो एक प्रकार का एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो उस एसिड का नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि वो एसिड जब प्रोड्यूस होता है तो वो खाने को पचाने में मदद करता है। तो वो कौन सा एसिड होता है? वो होता है एसिटिक एसिड, या फिर मेथोलोनिक एसिड, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर साइट्रिक एसिड। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ह्यूमन के स्टोमच में जो एसिड प्रोड्यूस होता है फूड डाइजेशन में जो मदद करता है, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद कर लीजिएगा। और इसको प्रोड्यूस करने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? ऑक्जेंटिक सेल का। किसका? ऑक्जेंटिक सेल का। उसको बोलते हैं OXYNTIC। ऑक्जेंटिक सेल जो है इसको प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऑक्जेंटिक सेल, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे फूड डाइजेशन में हमें मदद करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट आइसोटोप, कोबाल्ट 60, ये देख लीजिए, कोबाल्ट 60 ये कोबाल्ट का ही एक आइसोटोप है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किस बीमारी के जो है ट्रीटमेंट में किया जाता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th में भी ये पढ़ाया गया है। तो कोबाल्ट का एक आइसोटोप है कोबाल्ट 60। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किस बीमारी के ट्रीटमेंट में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, हृदय से संबंधित जो भी बीमारी होती है, या फिर स्किन से संबंधित, या फिर डायबिटीज़ में, या फिर कैंसर में। तो मैं आपको बता देता हूँ, कोबाल्ट 60 आइसोटोप का जो इस्तेमाल है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ठीक है, याद कर लीजिए, किसके? कैंसर के। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ चुका है, आप ये जानते भी हैं, ये चीज़ काफ़ी बच्चे पता है। ठीक है, काफ़ी लोगों को। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है आज के इस क्लास का, और आपको भी पता है नियर अबाउट 15 to 16 क्वेश्चन प्रत्येक क्लास में मैं कराता हूँ। और ये जो क्वेश्चन हमारे इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, और इसका जवाब मुझे जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं सबको देना है। आपकी देखिए, सबसे बड़ी गलती यही है कि आप लोग जवाब नहीं देते हैं, आपको क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी लापरवाही है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं सबको इसका जवाब देना है कि एलपीजी किसका मिक्सचर है। एलपीजी इज ए मिक्सचर ऑफ, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, केवल फार्मूला बोलूंगा। ठीक है, नाम बता दूंगा तो कुछ रह ही नहीं जाएगा, फिर तो आप आसानी से बता लोगे। आप खुद इनका फार्मूला वो नाम निकालो, ठीक है, केमिकल नेम और फार्मूला पढ़ करके, और मुझे कमेंट करके बताओ कि एलपीजी में एलपीजी किसका मिक्सचर होता है, जो एलपीजी गैस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है C6H12 प्लस C6H6, ऑप्शन नंबर बी है C4H10 प्लस C3H8, ऑप्शन नंबर सी है C2H2 प्लस C2H4, ऑप्शन नंबर डी है CH4 प्लस C2H। ठीक है, तो जो करेक्ट होगा प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, काफी मेहनत से ये वीडियो बनाई जाती है, और आपका जो एक लाइक है हमें और भी प्रोत्साहित करता है कि अगला क्लास और भी बेहतर तरीके से लाया जाए। सो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।